हाँ गितेश जी, आवाज़ आ रही है। गितेश जी, आवाज़ आ रही है। साथियों, गितेश जी आवाज़ सुन पा रहे हैं क्या? वॉइस क्वालिटी बताइए। हाँ, आवाज़ ठीक है। जी। हाँ हिमांशु जी, आवाज़ ठीक है, वीडियो क्वालिटी क्या? शुरू करें? बढ़िया है आवाज़। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है। साथियों, समकालीन जनमत के फेसबुक लाइव में आज मैं आप लोगों से प्रवासी श्रमिकों के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। जब से कोविड-19 का लॉकडाउन हुआ है, तब से हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो जिन वर्ग की समस्या सबसे ज़्यादा सामने प्रमुख रूप से उभरी है, वो है प्रवासी श्रमिकों की। और वो आज पूरे विमर्श के और बहस के केंद्र में है। आज मैं बातचीत शुरू करता हूँ आज की दो खबरों से। एक आई है कर्नाटक से, एक खबर आई है। ने एक मीटिंग की बिल्डरों और ठेकेदारों, और फिर उन्होंने कहा कि जो प्रवासी श्रमिक हैं वो अर्थव्यवस्था के रीढ़ हैं और उनको कर्नाटक से जाने नहीं दिया जाएगा और यहीं पर आके उनको काम करने की ज़रूरत है। और दूसरी खबर तेलंगाना से आई, जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो वहाँ जो बिहार और यूपी के प्रवासी श्रमिक हैं उनको भेजना चाहते हैं, और लेकिन दोनों राज्य सरकारें इस बात पर तैयार नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे। तो आज सुबह ही जब ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आया और मैं देख रहा था, उसके ठीक कुछ घंटे पहले कर्नाटक के शिमोगा ज़िले में यूपी और बिहार के 34 मजदूर हैं वहाँ पे। पिछले 35-40 दिन से वहाँ फंसे हुए हैं। उनमें से एक ओम प्रकाश सैनी का मेरे पास फ़ोन आया था, सुबह बातचीत हुई। वो कुशीनगर ज़िले के रहने वाले हैं और उन्होंने कहा कि वो 3 दिन के बाद, 3 दिन वो जहाँ वो थे वहाँ से 30 किलोमीटर दूर लेबर ऑफिसर का दफ्तर था। वहाँ पर वो 3 दिन जाने के बाद उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है और वो कामयाब हुए। लेकिन इस 3 दिन में उनके 2,000 रुपये खर्च हो गए, क्योंकि कोई भी आने जाने का साधन यातायात नहीं था और उनको ऑटो बुक करके 4 मजदूरों को जाना पड़ा। और आज जब ये रजिस्ट्रेशन किसी तरह से उनका हो गया, तो कुछ ही घंटों बाद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यहाँ से मजदूरों को जाने की ज़रूरत नहीं है और ये यहीं पर रह के काम करें, जबकि मजदूर जाना चाहते हैं। ये जो 34 मजदूर हैं, इनकी मैंने रिपोर्टिंग करी थी। इनमें से पश्चिमी चंपारण बिहार के मजदूर हैं और यूपी के कुशीनगर ज़िले के। और ये लोग वहाँ शिमोगा ज़िले में सुभद्रा नदी है, वहाँ पे बालू निकालने गए हुए थे। जनवरी में गए हुए थे और करीब 1 महीने उसके बाद काम बंद हो गया लॉकडाउन के चलते। तब से वो जो उनकी जो 1-1.5 महीने की जो कमाई थी, उसी से वो अपना काम चला रहे थे और उनके पास पैसे ख़त्म हो गए। उन्होंने एक वीडियो जारी किया था प्रधानमंत्री के नाम, और
ने कहा कोरोना से तो हम लोग बाद में मरेंगे, लेकिन अभी हम लोग भूखे मर जाएंगे अगर अपने घर नहीं पहुंचे। और आज ये कुछ दिनों बाद जब ये श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलने लगी थी, और ये खबर आ रही है कि उनको जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बिल्डर और ठेकेदार चाहते हैं कि मजदूरों की अब उनकी ज़रूरत है। ये हमारे देश के जो सरकारें हैं, चाहे वो राज्य की सरकारें हों चाहे केंद्र की सरकारें हों, उनका ये रवैया दिखाता है कि वो जो प्रवासी श्रमिक हैं उनके बारे में उनका क्या दृष्टिकोण है। जब से लॉकडाउन हुआ है उससे अब तब से हम लोग देख हजारों की संख्या में जो मजदूर हैं वो हैदराबाद से, राजस्थान से, दिल्ली से, वहाँ और भी तमाम जगहों से पैदल चलते हुए, साइकिल से चलते हुए, जो ट्रक हैं जो आलू और दूसरे सामानों से लदे हुए हैं उसमें, यहाँ तक कि जो मिक्सर मशीन है उसमें छुप कर वो आ रहे हैं। किसी भी नेशनल हाईवे पर चले जाइए तो पूरा एक पंक्तिबद्ध होकर सैकड़ों मजदूर पैदल चलते हुए, कुछ साइकिल से चलते हुए दिख जाएंगे। और इनमें से तमाम लोग में चलते हुए, महाराजगंज जिले के एक मजदूर जो कि भिवंडी में पावरलूम चलाते थे, वो वहाँ से साइकिल से चले प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर उनकी मृत्यु हो गई। अररिया बिहार के एक मजदूर थे जो आ रहे थे, पैदल ही चल रहे थे, उनको कोई आने जाने की बीच रास्ते में कोई उनको सहायता नहीं मिली और गोरखपुर आके उनकी डेथ हो गई। इस तरह से कई ऐसे मजदूर हैं जिनकी जो घर पहुंचने की आस में उनकी मौत हो गई। गोरखपुर के एक मजदूर थे जो हैदराबाद में बीमार पड़ गए, उनका छोटा भाई भी उनके साथ काम कर रहा था और कई अस्पताल में, आधा दर्जन अस्पताल में उनको लेकर वो गए, कहीं भी उनको इलाज की सुविधा भी ठीक से नहीं मिल पाई। अंत में ये उनको लगा कि ये उनकी जान यहीं चली जाएगी, तो उन्होंने कहा कि मैं घर जाना चाहता हूँ। और घर से करीब 1 लाख रुपए, उनकी जो 2.5 बीघा खेत थी उसमें से 1.5 बीघा खेत को रेहन रखकर और उनके पास, छोटे भाई के पास पैसा भेजा गया और हैदराबाद से उन्होंने 73,000 रुपये में एम्बुलेंस तय किया और उससे वो चले। लेकिन घर पहुंचने से, गोरखपुर से जो उनका घर था उससे पहुंचने 25 किलोमीटर पहले उनकी डेथ हो गई। मैं 22 तारीख से जब ये पूरे कर्फ्यू ऐलान हुआ था, फिर उसके बाद 25 तारीख को देशव्यापी लॉकडाउन हुआ, तब से मैं प्रवासी मजदूरों को, जो लोग आ रहे हैं या जो लोग फंसे हुए हैं, उनमें ढेर सारे मजदूरों से मेरी, उनके समूहों से मेरी बातचीत हुई और उन पर कई स्टोरी मैंने लिखी है। खासकर जो गुजरात, हैदराबाद, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक, यहाँ पर जो लोग वहाँ से चलते हुए आए हैं, उनसे अभी साइकिल से हैदराबाद से चलते हुए 7 मजदूर जो महाराजगंज ज़िले के थे, यूपी के थे, वो चलते हुए पहुँचे हैं कल, 1 मई को पहुँचे। 2 दिन पहले सीतामढ़ी बिहार के जो 4 मजदूर थे वो राजस्थान से चले थे, में जो जसमंद जो झील है वहाँ पर ये लोग मछली पकड़ने, और ये लोग 13 दिन में साइकिल चलाते हुए, उनके पास साइकिल नहीं थी, वो आगरा तक वो पैदल आए और आगरा के आगे जब 20 किलोमीटर आगे जब उनके पैरों ने जवाब दे दिया और उनकी हिम्मत, पैरों में छाले पड़ गए और उनकी हिम्मत नहीं हुई चलने की, तो एक गांव में गए और गांव वालों से उन्होंने कहा कि हमको किसी तरह से 3-4 साइकिलें दे दीजिए, नहीं तो हम लोग जा नहीं पाएंगे और इसी रास्ते में मर जाएंगे। तो वहाँ पर उनको 3 साइकिलें दी और उसके बाद वो आगरा से साइकिल से चलाते हुए गोरखपुर हुए ये लोग सीतामढ़ी 3 तारीख को पहुँचे। तो ऐसी दर्दनाक कहानियाँ अनगिनत है, सैकड़ों की संख्या में है। और कल मैंने कई जगह देखा कि ट्रकों में 50 की संख्या में, 60 की संख्या में, 70 की संख्या में लोग चलते हुए आ रहे हैं और उनको 2-2 हज़ार, 2,500 हज़ार रुपया उनको किराया भी देना पड़ा है। अब कई स्टोरी करते हुए मैंने ये
कि अभी जैसे कि बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा, जब ये ट्रेन चलने की बात हुई, जब प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रेन चलाने की, तो उसमें ये बात आई कि टिकट लिया जा रहा है। और वो बाद में केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं, वो 75% फीसदी जो है वो केंद्र सरकार दे रही है, 25 राज्य सरकार को देना होगा। लेकिन फिर वो एक्सपोज हो गया कि सबसे टिकट लिया गया था, वो टिकट लेकर आना पड़ा। तो बाद में बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 500 रुपया उनको 21 दिन अपने जब राज्य में आ जाएंगे तो 21 दिन तक क्वारंटीन रहेंगे और उसके बाद उनको 500 रुपया देंगे। अब ये कितना बड़ा मजाक है मजदूरों के साथ। आप इसको देखिए कि मैंने जितने भी मजदूरों से बात की, ऐसे मजदूर समूहों से बात की जो 10 की संख्या में, 20 की संख्या में, 25 की संख्या में जो चलते हुए आए हैं, या जो अभी भी वो अपने कर्नाटक में और दूसरे जगहों पर फंसे हुए हैं। उनका ये कहना था कि उनके आने जाने में किसी का 4,000, किसी का 6,000, किसी का 8,000। वो जब पैदल नहीं चल पाए तो उन्होंने पे की, और ये पैसा उनको अपने गांव से मंगाना पड़ा। गांव के लोगों ने कर्ज लेकर और इधर उधर से जुगाड़ करके उनके पास पैसा भेजा, और वो फिर साइकिल खरीद के रास्ते में वो फिर चलते हुए किसी तरह से पहुंचे। ये, और आप बिहार के मुख्यमंत्री, और प्रत्येक मजदूर जो किसी तरह से 10 दिन 12 दिन पैदल चलता हुआ या साइकिल से चलता हुआ किसी तरह से अपने गांव और घर पहुंच गया है, वो सब हजारों रुपए के कर्जदार हो गए हैं। अब जो एम्बुलेंस से जो आया था, ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं जिनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा था, उनकी तबीयत भी खराब थी, तो वो एम्बुलेंस या इस तरह के वाहनों से आए और उनको बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ा, और सभी कर्जदार हो गए हैं। और उनके कुछ ज़मीनें रेहन पर, जो भी थोड़ी बहुत ज़मीन थी उनको रेहन पर रखनी पड़ी है, और उनको कर्ज लेने पड़े हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम 21 दिन जब वो अपने गांव आ जाएंगे और क्वारंटीन रहेंगे तो उनको 500 रुपया देंगे। ये कितना एक क्रूर मजाक ये हमारी सरकारें इन मजदूरों के साथ कर रही हैं। ट्रेन से आने पर उनसे किराया लिया गया, जब घर पहुंच रहे हैं तो उनको आप क्वारंटीन सेंटर जो स्कूल में है, जहाँ पर ज़्यादातर सुविधाएं नहीं है, खाने पीने की और कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर उनको आप रखते रहें, और फिर आप कह रहे हैं कि हम कुछ उनको राशन और 500 रुपया देंगे। जबकि इस दौरान वो 12 दिन 13 दिन बाद अपने गांव लौटे हैं और हजारों रुपए के कर्जदार हुए हैं। तो ये पूरा, जब हम प्रवासी श्रमिकों के इस पूरे जो इनके साथ ये व्यवहार हो रहा है उस पर ये विचार करें कि ये क्यों हो रहा है, और आखिर कितने श्रमिकों को अपने गांव और शहर छोड़कर पलायन क्यों करना पड़ा, क्या कारण है पलायन के और माइग्रेशन के, जो अपने गांव छोड़कर 1200, 1400, 1500 किलोमीटर, 1700 किलोमीटर दूर वहां पे जाना पड़ा। और जब वहाँ पर उन्होंने काम किया, और जिसके बारे में अभी कर्नाटक मुख्यमंत्री ने कहा कि वो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन जिनको अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जा रहा है, उनके साथ जब ये कोरोना महामारी का समय आया तो उनका साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, पूरे उनके हाल पे छोड़ दिया गया है। तो मैं आज इसी के बारे में आप लोगों से कुछ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देखें कि कितनी एक संख्या है, अगर हम जानने की कोशिश करें कि आखिर कितने माइग्रेंट लेबर होंगे जो विभिन्न हमारे देश के विभिन्न राज्यों में होंगे, तो ये एक कोई अभी तक कोई ठीक आंकड़ा नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की इसको जानने के लिए कि आखिर कितने प्रवासी श्रमिक जो हैं वो होंगे, तो बहुत जगह कोशिश करने के बाद भी कोई ठोस आंकड़े नहीं मिले। लेकिन एक 2001 का एक सेंसस है जो हमको बताता है कि उस समय 98 मिलियन, 98 मिलियन जो लोग थे वो माइग्रेंट थे, मतलब अपने घर और गांव से वो दूसरे राज्यों में, दूसरे जनपदों में थे अपने देश में। और 2011 का सेंसस बताता है कि इस 10 सालों में उनकी जो संख्या है वो 139 मिलियन हो गई।
अब ये इसमें माइग्रेंट लेबर कितना होंगे ये थोड़ा सा जानना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी जो 2001 का सेंसस कहता है कि इसमें 4 ऐसे लोग जो काम और रोजगार की तलाश में अपना घर छोड़ के दूसरे राज्यों में गए। तो ये आप इससे समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा संख्या है जो प्रवासी श्रमिकों का है। खुद बिहार सरकार ने जो अभी एक उनके प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए जो एक हेल्पलाइन शुरू की है, उसके अनुसार वो बता रहे हैं कि अभी तक उनको 17 लाख से ऊपर मजदूरों के बारे में उनको सूचना मिली है। और उन्होंने जो बिहार के बाहर जो मजदूर हैं उनको जो 1,000 रुपये की सहायता दी है, वो बताते हैं कि 17 लाख लोगों को सहायता उन्होंने दी है, जबकि हमको पता है कि इससे संख्या इतनी ज़्यादा भी है। अगर आप देखें तो इससे कहीं ज़्यादा संख्या प्रवासी श्रमिकों की है जो महाराष्ट्र में और कर्नाटक में, हैदराबाद में लोग हैं। तो एक बड़ी संख्या आप समझ सकते हैं कि करोड़ों से लोग जो हैं अपने यूपी, बिहार, और ये सेंसस का जो 2001 और 2011 का जो मैं बता रहा था, उसमें ये भी एक बात आई कि जो सबसे ज़्यादा जो श्रमिक जो माइग्रेशन कर रहे हैं वो यूपी और बिहार के हैं, ये उसमें है। और हम लोग अपने अनुभवों से भी देखते हैं कि ये सर्वाधिक है। तो एक तो ये हुआ कि ये सबसे ज़्यादा यूपी, बिहार और झारखंड, इन राज्यों से श्रमिकों का हुआ है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये इतने जो श्रमिक हैं, इतनी लाखों करोड़ों की संख्या में हैं जो अपने राज्य से बाहर हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो देश की अर्थव्यवस्था के ऋण है। जहाँ पर उन्होंने उस राज्यों में जहाँ भी गए हैं वहाँ उनकी अर्थव्यवस्था को बनाया है, वो किसी भी सरकारी स्कीम में कवर नहीं है। इनके लिए कोई स्कीम नहीं है, एक भी स्कीम। जिस राज्य से वो गए हैं वहाँ भी कोई स्कीम नहीं है, और जिस राज्य में वो काम कर रहे हैं वहाँ भी कोई स्कीम नहीं है। कुछ वर्षों पहले कई राज्यों में और देश स्तर पर भी जो निर्माण मजदूरों का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, जैसे यूपी में भी और बिहार में भी, दूसरों जगहों में, तो उन जिलों में जो निर्माण मजदूर काम करते हैं उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है और उनके लिए कुछ स्कीम है। लेकिन जो इतनी बड़ी संख्या में जो प्रवासी श्रमिक गए हैं उनके लिए कोई स्कीम नहीं है कि आप उनको उनके अगर वो बीमार पड़ते हैं या किसी दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है या उनको कोई और ज़रूरत होती है तो कोई सहायता दी जा सके। ये पहली बार जब ये इतनी बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं कि प्रवासी श्रमिक पैदल चलते हुए और साइकिल से चलते हुए और लौट रहे हैं, तब ये बात सामने आ रही है कि इनके लिए किसी भी सरकार ने सोचा भी तक नहीं। जिनको आज कर्नाटक सरकार एक तरह से बंधक बना के 10 ट्रेनें वहाँ से आने वाली थी जो यूपी, बिहार और दूसरे राज्यों के श्रमिक थे कर्नाटक से आने वाली थी, उनको रद्द कर दिया वहाँ की सरकार ने, कहा कि जाने नहीं देंगे। तो जब इन मजदूरों को आपकी मदद की ज़रूरत थी, जब आपने देशव्यापी लॉकडाउन किया, उस दौरान से लेकर आज तक जितने भी मजदूर मैंने बात की जो वहाँ से चलकर अपने गांव पहुँचे हैं या जो अभी भी वहाँ पे हैं, उनको वहाँ की सरकारों ने एक पैसे की मदद नहीं की है। हैदराबाद के एक मजदूर हमको बता रहे थे जो कि वहाँ 40 दिन तक चल के आए हैं। वो बता रहे थे कि उनको 20 लोग थे वो लोग, और कई बार पुलिस का लाठी डंडा खाने के बाद उनको 3 किलो केवल राशन मिला था। आप समझ सकते हैं कि ये कहानी है। तो जब वो उनको मदद की ज़रूरत थी, जब आपने लॉकडाउन कर दिया, काम बंद हो गया, तो उन सरकारों में जहां वो थे उन्होंने उनकी कोई मदद नहीं की, छोड़ दिया। सप्लायर थे जिन्होंने उनको काम दिया था, उन्होंने भी उनको उनके, और अब की बात हो रही है वो घर आना चाहते हैं किसी तरह से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बड़ी जटिल है। आप एक दूर से साइट पर रजिस्ट्रेशन कराए। आज जम्मू कश्मीर से के पुलवामा ज़िले से 4 मजदूरों का मेरे पास सुबह फ़ोन आया था।
वो जिसमें से कुशीनगर के 5 मजदूर थे और 2 मजदूर महाराजगंज जिले के थे। अनिरुद्ध साहनी उनका नाम है। उन्होंने कहा कि वो 3 दिन से वो जा रहे हैं, कभी थाने पे जाते हैं तो थाने से कहा जाता है कि तहसीलदार के पास जाइए। तहसील पे जाते हैं तो वहाँ से कहा जाता है कि आप थाने जाइए और वहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, और इस 3 दिन में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। तो हमने कहा कि आप वेबसाइट पे, कुछ सरकारों ने कहा है कि उस पर कराइए, तो कह रहे हैं कि इंटरनेट काम नहीं कर रहा है वहाँ पे। आज पूरे दिन इंटरनेट बंद है। कुछ दिनों तक चला है लेकिन फिर बंद हो गया है। तो ये आप उन मजदूरों के लिए सहायता के नाम पर ये आपने व्यवस्था बनाई है कि वो रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं। कोई दुकानें तक सब बंद है, जम्मू कश्मीर में सारी दुकानें बंद है, इंटरनेट बंद रहता है अक्सर, तो वो कैसे वो रजिस्ट्रेशन करा पाएगा। और जो कर्नाटक के शिमोगा जिले में एक जंगल में वो जो 34 मजदूर रह रहे हैं, जो बालू निकालने वहाँ गए थे, वो 30 किलोमीटर कुछ पैदल चल के ऑटो ठीक करके 3 दिन गए हैं और उनका 2,000 रुपया से ज़्यादा खर्च हुआ है, तब रजिस्ट्रेशन उनको कराने में कामयाबी किसी तरह से मिल पाई। तो इतनी कठिन प्रक्रिया आपने उनको उनके लिए बनाई कि वो आए, और जब आने की स्थिति बनी तब आप कह रहे हैं कि नहीं, चूंकि अब लॉकडाउन आप धीरे धीरे उसमें रिलैक्स कर रहे हैं, कुछ जगहों को खोल रहे हैं, और जो ये बिल्डर, ठेकेदार और इन लोगों को जब ज़रूरत है तो आप उनके दबाव में सरकार निर्णय करे कि नहीं आप नहीं जाइए, आप को यहीं रहना होगा, आप नहीं जा सकते। तो ये एक पूरा एक क्रूरता दिखाता है हमारे पूरे सिस्टम का और राज्य सरकारों का। दूसरा, बहुत सारे लोग, मुझे भी करीब 10 साल से ऊपर हो गए प्रवासी श्रमिकों पर कुछ खास तौर पर लिखते हुए, उनको देखते हुए मुझे भी कई आज इस दौर में लगा कि आखिर किन किन क्षेत्रों में ये प्रवासी श्रमिक वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में मुझे भी उम्मीद नहीं थी। इससे आप उनकी कहानी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पूरे उत्तर भारत के जो हिंदी बेल्ट है वहाँ पे जो श्रमिक वर्ग है उनके साथ क्या सलूक हुआ है पिछले कुछ सालों में। आप देखिए कि मछली पकड़ने के लिए बिहार के सीतामढ़ी जिले के मजदूर गए हुए हैं उदयपुर के पास झील में, क्योंकि उनको अपने बिहार में मछली पकड़ने का भी कोई काम नहीं मिल पा रहा है। और कितनी मजदूरी उनको मिलती है? 9,000 रुपये, सिर्फ 9,000 रुपये। नौ, वो 3 महीना रहे, और वो भी 9,000 किस आधार पर मिलेगा कि जब मछली पकड़ेंगे तभी उनको मजदूरी मिलेगी। 20 दिन के आसपास, 22 दिन के आसपास काम कर पाए और उनको 6,000 रुपये मिले, जिसमें से 3,000 रुपया उन्होंने लॉकडाउन के पहले सीतामढ़ी में अपने परिवार के पास भेज दिया था और 3,000 रुपया उनके पास बचे हुए थे। और फिर वहाँ से जब वो चले हैं तो उनको जब साइकिल खरीदनी पड़ी है तो अपने गांव से उनको पैसा मंगाना पड़ा है, और हर घर से उनको 2,500 से 3,000 रुपये भेजना पड़ा है। तो मजदूर यूपी और बिहार के मजदूर गए हैं आपके कर्नाटक में और जम्मू कश्मीर में बालू निकाल रहे हैं। फिर पेंट पॉलिश करने वाले लोग, यानी कि आप इससे ये साबित होता है कि जो यूपी, बिहार, झारखंड और दूसरे राज्य हैं वहाँ पर कोई ऐसी आर्थिक गतिविधि इतनी ज़बरदस्त रूप से रुक गई है कि उनके लिए बालू निकालने के लिए भी कोई काम नहीं है, उनको मछली पकड़ने के लिए काम नहीं है। जबकि सबसे ज़्यादा जो नदियाँ और प्राकृतिक जल स्रोत हैं वो यूपी, बिहार में हैं, वहाँ पर उनको जम्मू कश्मीर में जाना पड़ रहा है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे काम आप जो महाराजगंज के जिस मजदूर की रास्ते में मौत हो गई थी, मालूम चलाने के लिए, और कभी पूरा यूपी का गोरखपुर, बनारस, मऊ और संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर का ये जिला जहाँ बुनकर का काम पूरे एशिया में जाना जाता था, आज वहाँ के जो बुनकर हैं वो महाराष्ट्र में जाकर उनको काम करने की जरूरत पड़ रही है। कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पूरी तरह से जो इन राज्यों में है, यूपी, बिहार, और जहाँ से श्रमिकों का सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हुआ है, वहाँ पे आर्थिक गतिविधि नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई।
तो ये इस कारण से सबसे ज़्यादा उनका पलायन हो गया। अगर पलायन पर हम लोग बातचीत करें, और आप देखिए कि त्रासदी, दूसरी त्रासदी देखिए कि घर से 1500, 1600, 1700 किलोमीटर दूर गए इन मजदूरों को आखिर वहाँ कितनी मजदूरी मिल रही है। मैंने इन लोगों से बात करी तो एवरेज आप जानिए, चाहे वो बालू उठाने का काम कर रहे हो नदी से, या वो मछली पकड़ने गए हों, या वो पेंट पॉलिश करने गए हों, या कारपेंटर का काम कर रहे हों, या वो किसी निर्माण मोटे निर्माण इकाइयों में काम कर रहे हैं, उनकी एवरेज जो मजदूरी है प्रतिदिन की, वो 500, 550, 600 से ज़्यादा नहीं है। और उन लोगों को वहाँ किस कंडीशन में रहना पड़ता है। मुंबई में बात करें, चाहे वो कर्नाटक के किसी ज़िले में, तो राजस्थान के जो जयपुर में जो सिलाई मजदूर यहाँ से गए हुए हैं यूपी और बिहार के, ये भी एक आश्चर्य की बात है कि सिलाई करने का भी कोई काम नहीं है। यूपी और बिहार के कम से कम 60 ऐसे मैंने मजदूरों से बातचीत की जो राजस्थान के जयपुर में वो सिलाई मशीन पर काम कर रहे थे, और उनकी भी रोज़ की कमाई 400 रुपये से ज़्यादा नहीं थी। तो इतना दूर जाके, और ऐसे मजदूरों को एक छोटे 10 बाई 9 के कमरे में 7 से 8 मजदूरों, 10 मजदूरों को रहना पड़ता है, और उसके किराया जो उनको देना पड़ता है वो 2000 से 4000 रुपये तक। मुंबई में तो 4000 रुपये तक देना पड़ता है। ये स्थिति है। मुझे लगता है आवाज़ अब ठीक हो गई कि अच्छा। तो ये मैं कहना ये चाह रहा था कि ज़्यादा उनको वहाँ पर मजदूरी मिल रही हो ऐसी भी बात नहीं है। और दूसरी, एक बहुत ही खराब हैजार्ड परिस्थितियों में उनको रहता है, और इस मजदूरी में वो चाहे वो बालू निकालने गए हों, चाहे मछली पकड़ने गए हों, या कोई भी गए हों, तो उनके खाने पीने के लिए अलग से कुछ दिया नहीं जाता है। तो ये लोग बस इस एक उनको फ़ायदे में ये लोग मजदूर हमारे भाई जो है वहाँ जाते हैं कि वहाँ लगातार एक काम मिल जाता है उनको, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन का कंटिन्यूस काम मिल जाता है। और दूसरा, वो कुछ पैसे बचा के अपने घर भेजने में होते हैं। बस इतना ही उनके लिए एक सुकून की बात है। तो ये एक बात ये आई। दूसरा, पलायन के कारणों में, और मैंने जानने की कोशिश की मजदूरों से बातचीत करके, तो ये पिछले कुछ 1.5-2 दशक में जो पूरा जो विकास है, हमारा जो देश के विकास का मॉडल है, वो शहर केंद्रित, और सारा पैसा जो है वो शहरों को बढ़ाने में और फैलाने में लगा हुआ है। हमारी देश की करीब करीब अब आबादी जो शहरी हो चुकी है, और वहीं पर सबसे ज़्यादा वो वहाँ पे पैसा जा रहा है। अभी जो स्मार्ट सिटी वाली जो घोषणा हुई थी उस पर, वो भी वहीं पे जा रहा है। तो इस कि ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की तरफ प्रवासी श्रमिकों का ज़्यादा पलायन हुआ, और वो जो शहर केंद्रित आर्थिक गतिविधि हो गई, और गांव में पूरा जो आर्थिक समाप्त हो गई। तो शहर को फैलाने में, शहर में ज़्यादा पैसा डालने की वजह से सारा कुछ वहीं हो गया, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की तरफ एक पलायन हुआ। दूसरा जो है कि जितने भी मजदूरों से बात करी मैंने, तो उन लोगों का ये कहना था कि उनके लिए कोई काम नहीं है। जो अगर गांव में रुकते हैं तो किसी महीने में 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन उनके वो उनके स्किल काम नहीं है। दूसरा जो एक है कि कृषि क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा मजदूरों को काम मिलता है, उसकी हालत क्या है, उसको भी जानने की कोशिश देखनी चाहिए। ज़्यादातर जो श्रमिक हैं, जो जिनसे मैंने बात की, जो बाहर काम करने गए हैं, उनके पास बहुत ही कम खेत है। किसी के पास 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 3 कट्ठा, 4 कट्ठा, 5 कट्ठा ये काम है। उनके पास खेत नहीं है, यानी कि भूमिहीनता, उनके पास ज़मीन नहीं है। अभी मैं थोड़ा सा बाद में एक सर्वे का भी आप लोगों को डिटेल बताऊंगा। भूमिहीनता एक स्थिति है कि ज़मीन नहीं है। कृषि क्षेत्र में, एक तो कृषि क्षेत्र अपने देश में उसका विकास बहुत नीचे गिरा है, लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा हुआ कि कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण बहुत तेज़ी से हुआ है, जिसकी वजह से जो मजदूरों को जो काम मिलता था खेती के, वो एकदम ख़त्म हो गया है।
अब आपको एक उदाहरण दें कि जिस समय इस समय गेहूं की कटाई का समय चल रहा है, अब ख़त्म हो गया, लगभग गेहूं की कटाई ख़त्म हो गया। इस लॉकडाउन के बावजूद गेहूं की कटाई थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन समय से हो गया। वो क्यों हो गया? पूरा गेहूं की कटाई, चाहे पंजाब हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार के बहुत सारे इलाके हों, वो कंबाइन हार्वेस्टर से हुए हैं। और एक कंबाइन हार्वेस्टर कितने मजदूरों का मजदूरी खा जाता है, अगर आप हिसाब देखें, उस पर मैंने एक स्टोरी करी कि एक जो कंबाइन हार्वेस्टर है वो एक एक घंटे में 3 एकड़ गेहूं की कटाई करता है, और 3 एकड़ उसको इसमें सिर्फ 1500 रुपये खर्चे आते हैं। लेकिन वही अगर वो मजदूर उसको करें तो 45 मजदूरों को काम मिलेगा, और 4500 रुपये का उनकी मजदूरी उससे ऊपर बनेगी। तो ये जो 3000 का बचत करता है एक बड़ी मशीन, उसने गेहूं की कटाई में आपके उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे राज्यों में कोई मजदूरों की कोई भूमिका ही नहीं रह गई। सिर्फ वही मजदूर अपने हाथ से उसको कटाई जो कर रहे हैं, जिनके पास अपना एक छोटा सा रकबा है, जिसमें उन्होंने अपने खाने के लिए गेहूं और फसल लगाई है, वो लोग अपने हाथ से काटते हैं। बाकी सब लोग हार्वेस्टर लाते हैं और 3-4 हफ्ता 10 दिन के अंदर जो है वो सारी कटाई होती है। इसी तरह से खेती में अन्य गतिविधियों में भी बहुत ही कम काम हो गया है। इसीलिए आप देखेंगे कि अब जो गांव में जो कृषि की जो भी खेती की जो गतिविधि है, उसमें सिर्फ महिलाएं दिखती हैं, क्योंकि जो पुरुष हैं वो पलायन कर गए हैं और महिलाएं रह गई हैं। वही खेती कटनी रोपनी में उनको काम मिलता है, और उनकी मजदूरी पुरुषों की मजदूरी की तुलना में बहुत कम है। तो ये एक बात ये भी आई है। दूसरे की जो मनरेगा जैसी योजना थी, जिसने थोड़ा बहुत मदद किया था ग्रामीण मजदूरों की, श्रमिकों की, उसकी क्या हालत है? आप देखिए कि जब 2006 में ये जब शुरू हुआ था, तो उस समय ज़रूर इसने मदद करी, और आगे के कुछ सालों तक इसके वजह से श्रमिकों को अपने गांव के आसपास कुछ काम मिल रहा है। लेकिन जब से ये सरकार आई है केंद्र में, 6 साल हो गए, इसने तो कहा कि ये गड्ढा खोदने वाली स्कीम है, और इसने इस स्कीम को इस पूरी उसको हतोत्साहित किया। और हालत ये हो गई कि आप यूपी का मैं एक उदाहरण दूं कि यूपी के मनरेगा में इस समय जो एक्टिव लेबर हैं वो करीब 88 लाख के आसपास हैं, लेकिन 3 साल पहले इनकी संख्या 1 करोड़ से ज़्यादा थी। और ये भी तब जब 100 दिन की बात कही गई है। 100 दिन तो मजदूरी किसी को कंटिन्यूस नहीं मिल रही थी, उसमें 20 दिन 25 दिन 30 दिन ही मिलता, और मजदूरी अभी 201 रुपया हुई है। तो एक तो इतनी कम मजदूरी, दूसरा लगातार काम न मिलना, और फिर उसके बाद जो है आपका सरकारों ने का मनरेगा से कोई काम लगभग कम कर देना। आप देखिए कि मनरेगा को लेकर सरकारों की कितनी उदासीनता है, कि यूपी का मैं उदाहरण दूं कि मनरेगा में मजदूरों को काम दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रोजगार सेवकों की होती है, जो कि हर गांव में तैनात किए गए थे कि वो मजदूरों का पंजीकरण कराएंगे, जॉब कार्ड बनवाएंगे, उनके लिए काम सृजित करेंगे और उनका पेमेंट भी वो कराएंगे। 56,000 के आसपास यूपी में ग्राम पंचायतें हैं, और इस समय रोजगार सेवक जो हैं उनके उनके की संख्या जो है 36,000 है। यानी कि सिर्फ 36,000 ग्राम पंचायतों में ये हैं, और 20,000 के आसपास जो ग्राम पंचायतें हैं उसमें रोजगार सेवक ही नहीं है। तो वहाँ मनरेगा का काम कैसे ठीक से होगा? और जिन रोजगार सेवकों से आपको काम दिलाना है, उनको 18 महीने से खुद उनका जो मानदेय है, जो सिर्फ 6,000 है, मनरेगा मजदूरी के बराबर ही है, उनको बकाया है, अभी तक नहीं मिला है। तो ये एक जो एक मात्र स्कीम को थोड़ा सा भला कर सकती थी, अगर इसको प्रोत्साहित किया गया होता, इसको और ज़्यादा ठीक किया गया होता, उसको भी इन सरकारों ने काफ़ी हतोत्साहित करके लगभग ख़त्म कर दिया। और आज जब ये प्रवासी श्रमिक वापस आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि उनके जरिए उनको काम दिया जा रहा है। आज उस स्कीम की अब जाके इनको याद आ रही है। दूसरा ये है कि एक खास तौर पर आज ही एक रिपोर्ट आई है यूनिसेफ की ओर से, कि जो जलवायु परिवर्तन है और जो प्राकृतिक आपदा है, वो उसके वजह से जो आंतरिक प्रवासन है वो काफ़ी बढ़ा है। करीब 50 लाख के आसपास 2019 में मजदूरों का आंतरिक माइग्रेशन, इंटरनल माइग्रेशन हुआ है प्राकृतिक आपदाओं के चलते। मैं पिछले 3 वर्षों से कुछ के कोसी क्षेत्र में,
फिर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में शारदा नदी के क्षेत्र में, और यूपी के राप्ती और गंडक नदी क्षेत्र में मैंने काफ़ी रिपोर्टिंग करी। और वहाँ जाकर मुझे पता चला कि सबसे ज़्यादा पलायन हमारे जो नदी क्षेत्रों में है, जो बेसिन में है, वहाँ पर हुआ है। आपको कोसी नदी क्षेत्र का जो सुपौल, मधुबनी, सहरसा और ये आसपास के ज़िले हैं, सब लोग जानते हैं कि कोसी से नदी में बहुत बाढ़ आती है। लेकिन बाढ़ से तो पलायन जो होता था होता ही था, लेकिन सरकार की नीतियों से कैसे पलायन बढ़ा है, इन प्रवास श्रमिकों के पलायन के लिए, माइग्रेशन के लिए सरकारें किस तरह से जिम्मेदार हैं, अगर इसको देखना हो तो कोसी में जाकर आपको देखना होगा कि आज़ादी के ठीक बाद बाढ़ नियंत्रण के लिए वहाँ पर कोसी नदी की पर एक पुल बनाया, वो तटबंध बनाया गया, जो कि दोनों छोर पर जो पूर्वी और पश्चिमी तटबंध है उस पर करीब 250 किलोमीटर से ज़्यादा तटबंध बनाए गए। और जो नदी करीब 40-50 किलोमीटर के रेंज में बहती थी उसको 20 किलोमीटर के रेंज में सीमित किया गया। और दोनों तटबंधों के बीच में 350 गांव आ गए, जिसकी आबादी उस समय 10 लाख से ज़्यादा थी। और जब वो सिल्टेशन जब वहाँ पर बढ़ने लगा, जो कि पहले वो जो सिल्ट, कोसी नदी सबसे ज़्यादा सिल्ट लाती है अपने इधर के नदियों में, और वो उसका सिल्ट बहुत ज़्यादा किसी काम का भी नहीं होता है, तो वो जो 300-350 गांव उस दोनों तटबंधों के बीच, कोसी नदी के बीच थे, उनकी पूरी खेती चौपट हो गई। वो एक फसल किसी तरह से ले पाते हैं, और सिल्ट इतना जमा हो गया है कि वो न उसको हटा सकते हैं, ना कोई खेती कर सकते हैं। इसीलिए वो जब ये दोनों तटबंध बने तो वहाँ से सर्वाधिक पलायन हुआ, और उसी पलायन को सरकारों ने प्रोत्साहित किया, और उन्होंने वहाँ पर ट्रेनें चलाई स्पेशल कि ये मजदूर जाए। मैं अभी जब गया था तो मुझे कम से कम 100 से ज़्यादा ऐसे मजदूर मिले जो उस समय अपने गांव लौट कर आए थे, और सब कह रहे थे कि उनके पास 5 एकड़ 6 एकड़ खेत है। जो मुझे नाव से जिन्होंने कोसी नदी पार कराई, जो नाविक थे, उनके पास 10 एकड़ खेत थे। उन्होंने जब नाव से उतारा मुझे तो दिखाया कि सामने जितना जो बालू पटे, जो सिल्ट से जमा जितने आप खेत देख रहे हैं वो सब मेरे हैं, लेकिन मुझे इस खेत से कुछ नहीं मिलता है, मुझे नाव चलानी पड़ती है, उससे गुजारा होता है। और जितने जो उन गाँव के जो यंग लोग थे, नौजवान लोग थे, वो सब मुंबई दिल्ली में जाके कोई फल बेच रहा है, कोई किसी मेट्रो स्टेशन के पास कुछ करके अपना जीवन चला रहा है। और अच्छी खासी खेती होते हुए भी उनकी उस खेती से उनकी कोई आय नहीं है। और इस आज़ाद 54 में ये दोनों तटबंध बने हैं, और 54 से लेकर आज तक सरकार ने उनकी आजीविका के लिए या उन खेतों में खेती हो सके उसके लिए कुछ नहीं किया, बल्कि उल्टे जो है उस खेती का हर साल मालगुजारी देना पड़ता है, जिस पर कुछ भी नहीं होता है, जिस पर नदी बह रही है, जो सिल से पटे खेत, उन पर हर साल मालगुजारी देनी होती है, क्योंकि उसी से उनकी खेत की ओनरशिप का पर्चा मिलता है। अगर वो नहीं होगा तो उनकी ओनरशिप पर क्वेश्चन उठ जाएगा। तो वो मजदूर जो कमाते हैं दिल्ली, मुंबई और दूसरे जगहों पर जाके, वो साल में एक बार लौटते हैं और उस कमाई का एक बड़ा हिस्सा मालगुजारी के रूप में कोसी क्षेत्र में देते हैं। तो ये आप देखें कि इस तरह से वहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉकडाउन हुआ है तो आपके सहरसा, मधुबनी, सुपौल से लेके सब लोग जो थे वो सब लोग लौट के आए। ये तो नदी क्या हुआ। अब दूसरा देखिए, आपने तटबंध बना दिया, तटबंध के बाहर पहले तो कुछ दिनों तक ठीक रहा, लेकिन आज वहाँ भयंकर जल जमाव है, सीपेज है। और जो नदी के जो तटबंधों के अंदर जो क्षेत्र है वो काफ़ी ऊंचा होता गया है, उसके वजह से बाहर सीपेज होता है तटबंधों से। और बहुत वहाँ के लोग बोलते हैं कि अंदर वाले जो तटबंध के अंदर जो नदी के साथ रहते हैं वो तो उजले पानी से परेशान हैं, और हम जो बाहर हैं वो काले पानी से घिरे रहते हैं। वो जल जमा वाला जो पानी है, जो काला कहते हैं उसको, तो उससे वो 10 महीने घिरे रहते हैं, और उसके वजह से बाहर जो है जल जमाव के चलते वो खेती बेकार हो गई है। वो धान तक की खेती नहीं ले पाते हैं। उनको अगैती धान की गर्मा धान है वो बो कर किसी तरह से अपने खाने के लिए वो जुटा पाते हैं। तो वो अंदर भी हजारों एकड़ खेत बर्बाद हुई है और बाहर भी। और इस आज़ादी के इतने साल बाद बिहार सरकार ने वो उन हजारों एकड़ जो खेत है उसके अनुकूलन जो स्थिति है उसके अनुकूल कैसे खेती की जा सके, और उससे अगर ये किया होता तो जो हजारों मजदूर अपने खेत छोड़ के जो मुंबई में दिहाड़ी मजदूर बन गए हैं, शायद उनको मजदूर नहीं बनना पड़ता।
यही अभी मैंने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में शारदा नदी पर गया था, तो मैंने वहाँ देखा कि वो जो शारदा नदी है वो काफ़ी मेंडरिंग हो रही है। वो उसके कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं और कुछ और भी दूसरे भी कारण हैं, क्योंकि जब सड़कें नदी क्षेत्र में काफ़ी सड़कें और पुल बने हैं तो नदियाँ अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए मजबूर हुई हैं, क्योंकि उसको नदी प्रवाह के ध्यान में रखकर इसको काम नहीं हुआ है। तो आज शारदा नदी जो जिसको काली नदी भी नेपाल में कहते हैं, पीलीभीत से होते हुए वो उत्तराखंड से होते हुए पीलीभीत आती है। पीलीभीत से फिर आगे बढ़ते हुए बहराइच और शाहजहाँ धरौरा तक वो जाती है, लखीमपुर खीरी में भी। अब वो उसका नदी का जो मार्ग बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा है, उससे नदी मार्ग की तरफ दोनों तरफ की जो गांव हैं वो बुरी तरह से कट रहे हैं और खेती भी कट रही है। मैंने 24 गांवों को जाकर देखा था, जिसमें से बहुत सारे ऐसे गांव थे जिनको बसाया गया था आज़ादी के बाद। उस क्षेत्र में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के मजदूरों को ले जाके सरकार ने उनको बसाया था। इसके अलावा जो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश से उस समय 60 के दशक में, उसके बाद में जो लोग आए थे, उन बंगाली भाइयों को भी वहाँ बसाया गया था, उनको खेत दिए गए थे। आज सब वो लोग के खेत जो हैं नदी में चले गए हैं, और 2 दशक से ये लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। और उस जिनके खेत किसी के 1 एकड़ किसी के 2 एकड़ सब कट गए हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसके वजह से मैं इस बार गया था तो पूरा का पूरा गांव जो है, जो मजदूरों का गांव था जिसको राहुल नगर को बसाया गया था, वहाँ पर लड़कर लोगों ने उनको ज़मीन दिलाई थी और बसाया गया था, वो सब पूरा नौजवान जो इंटरमीडिएट में बीए में पढ़ रहा था, वो सबको पढ़ाई छोड़ के, चूँकि उनकी खेती से जो आमदनी थी वो ख़त्म हो गई, तो उनको मजदूरी करने अलीगढ़ और दूसरे राज्यों में जाना पड़ा। जो बंगाली लोग हैं वो लोग केरल तक मजदूरी करने चले गए। और उस गांव में सिर्फ माएँ मिली मुझे, जो जिनके छोटे बच्चे थे या गांव में वृद्ध लोग थे, कोई नौजवान नहीं दिखा। और ठीक 10 साल पहले जब मैं ये महाराजगंज और संत कबीर नगर के इन गाँव में श्रमिकों पर एक सर्वे कर रहा था, तो यही स्थिति थी कि गांव में सिर्फ महिलाएं मिलती थीं और कुछ मिलते थे। आज आप किसी भी गांव के क्षेत्र में चले जाइए, चाहे कोसी क्षेत्र में मैंने देखा, चाहे आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, या पश्चिम चंपारण से लेकर आप जहाँ भी देख लीजिए, उस इलाके में देख लीजिए, ये हालत है कि। और रोजगार सेवक जिनकी मैं बात कर रहा था, उनसे मैंने जानना चाहा जो रोजगार सेवक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनके कुछ पदाधिकारी जो गांव में मनरेगा में लोगों को काम देते हैं, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि गांव में अब कोई जो थोड़ा सा भी नौजवान है, काम करने लायक है, वो मनरेगा के लिए उनका जागरण नहीं है, वो सब बाहर चले गए हैं। सिर्फ महिलाएं, जो थोड़ा बहुत हम लोग काम निकालते हैं उसे महिलाएं करने आती हैं, या कुछ बुजुर्ग लोग काम करने आते हैं। तो ये हालात बना दिया गया। जो नदी क्षेत्र में जो कटान और बाढ़ की समस्या है, जिसके बारे में जो मैं कह रहा था कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं बहुत पलायन को बढ़ाया है, लेकिन उसमें से जो बहुत ढेर सारी जो है नदी क्षेत्रों का ठीक ठीक जो प्रबंधन होना चाहिए, वो तटबंधों को जो गलत नीतियों की वजह से उसमें काफ़ी पलायन बढ़ा है, इसको हम लोग देखते हैं। फिर इसके बाद एक बात और आ गई कि जो मजदूर जो लोग का बाहर पलायन किए हैं, काम करने गए हैं, इसमें कौन लोग हैं। आपको आश्चर्य होगा कि सबसे ज़्यादा आश्चर्य क्या होगा, ये सब लोग बहुत सारे हमारे साथी जानते भी हैं कि सबसे ज़्यादा दलित और ओबीसी के लोग। अभी इस लॉकडाउन के दौरान जितने भी मैंने मजदूर समूहों से बात की, जो सीतामढ़ी के जो मजदूर थे, वो मजदूर का भाई हैदराबाद में मर गया, वो निषाद समुदाय का था। जो कुछ मुस्लिम लोग जो महाराजगंज में जो सिलाई करने जयपुर में गए हैं, जो भिवंडी के पावरलूम चलाने गए हैं, तो कुल मिला के ओबीसी और दलित वर्ग से ही सबसे ज़्यादा मजदूर का पलायन हो रहा है। और मुझे आश्चर्य होता है कि जो लोग दलितों की जो पार्टियां जो बहुत बड़ी बड़ी बात करती हैं, वो इन लोगों के लिए वो अस्मिता की राजनीति के चलते तो उनका वोट तो चाहती हैं, लेकिन की स्थिति में कोई बदलाव हो और उनके लिए कुछ उनकी ज़िंदगी बेहतर बन सके,
उनके निषाद लोगों को यूपी में भी चाहिए, बिहार में भी चाहिए, उनकी पार्टियां तक बन गई हैं। लेकिन आज ये उनसे पूछा जाए कि वो पार्टियां उनकी आवाज़ क्यों क्या कर रही हैं उनके लिए, जो सबसे ज़्यादा मजदूर फंसे हुए हैं इसी निषाद समुदाय के और दूसरे ओबीसी और दलित जातियों के लोग हैं जो वहाँ पे फंसे हुए हैं, आ नहीं पा रहे हैं, या जो लोग आए हैं वो एक बर्बादी के साथ आए हैं गांव में, उनकी मदद तो क्या कर रहे हैं, सब घर बैठे हैं, सब खामोश हैं। कुछ लोग ट्वीट ट्वीट कर दे रहे हैं, तो आप समझिए कि उसी से उनको लगता है कि उन्होंने अपनी बात कह दी। तो ये एक पलायन के कुछ कारणों पे मैं बात कर रहा था कि दूसरा ये था कि जो प्रवासी श्रमिकों के लिए मैंने कहा कि कोई योजना नहीं है, जहाँ भी वो जिस राज्य में गए हैं वहाँ पे उनके लिए कोई योजना नहीं है, और जिस राज्य से गए हैं वहाँ पर उनके लिए कोई योजना नहीं है। एक तरह से पूरे विकास के मॉडल में अब प्रवासी श्रमिकों के लिए कोई स्पेस नहीं है, ना किसी सरकार ने अब इतना कुछ सोचा है, ना उन्होंने कुछ किया है। मजदूर तो सबको चाहिए, सस्ता श्रम चाहिए सबको। आज उद्योग बंद हो गए हैं, उद्योगों को खोलने की जरूरत पड़ रही है, तो सब लोग कह रहे हैं कि इसको खोला जाए। तो आप श्रमिकों को बंधक बना के ज़बरदस्ती रोकना चाहते हैं, जबकि श्रमिक अपने गांव जाना चाहता है। आपने 1.5 महीना में उसके लिए क्या किया, ये सवाल है। आप पैदल चलते रहे, आप उनके लिए बसें तक नहीं दे पाए। कुछ बसें आपने चलाई तो उनसे मजदूरी लिया, ट्रेन आपने चलाया तो उससे मजदूरी लिया आपने, जबकि बहुत सारे लोगों को आप हवाई जहाज से लेकर आए। कल फिर से विदेश से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए आप हवाई सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन अभी जो पिछले 1.5 महीने से लगातार हजारों की संख्या में लोग हाईवे पर, पगडंडियों पर, रेल की पटरियों पर चलते जा रहे हैं, उनके लिए ये शक्तिशाली सरकारें जो अपने को की शक्तिशाली सरकारें हैं, शक्तिशाली नेता हैं, इतना भूतो न भविष्यते हमारे नेता ऐसे हुए नहीं, उन्होंने वो ये प्रवासी श्रमिकों के लिए कोई 1.5 महीने तक कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। और राज्यों में कोई नीति नहीं है। एक राज्य कहता है कि हम मजदूरों को वापस नहीं बुला पाएंगे, दूसरा राज्य कहता है कि हम भेज रहे हैं, वो लोग लेना नहीं चाहते हैं, एक तीसरा राज्य कहता है कि हम जाने नहीं देंगे। और केंद्र सरकार इसमें क्या कर रही है? क्या यही आपका बेहतर कोरोना से लड़ाई लड़ने का यही बेहतर मैनेजमेंट है कि आपने प्रवासी मजदूरों को सड़कों पर चलते चलते दम तोड़ने के लिए छोड़ दिया है? ये एक सवाल पूछना चाहिए। और मैं एक और बात करना चाहूँगा कि खासकर जो जब प्रवासी श्रमिकों की बात हो रही थी, तो 2000 मिलियन 98 मिलियन लोग थे जो माइग्रेट किए थे, और ये संख्या अब 139 मिलियन तक पहुंच गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रवासी श्रमिक ही हैं। तो वो मैं 10 साल पहले के 2009 की मैं बात कर रहा हूँ कि एक छोटा सा सर्वे मैंने किया था उसकी मदद से, गोरखपुर इन्वायरमेंटल एक्शन ग्रुप। तो मैं जब पत्रकारिता में आया था तो यही सुनते आया था कि बाढ़ है, इसके वजह से लोग पलायन करते हैं, कोई फैक्ट्री नहीं है इसी की वजह से पलायन करते हैं। ये दो चीज़ें हैं, मतलब अपने इलाके में मैं सुनता रहा, जहाँ गोरखपुर और महाराजगंज और संत कबीर नगर ये सब जिले थे। तो मुझे लगता था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि ये सुनते सुनते हम लोग उसके अभ्यस्त हो जाते हैं, उनको लगता है कि यही सच है। इस समय मनरेगा का एक बहुत प्रचार भी शुरू हुआ था कि मनरेगा ने लोगों का पलायन रोक दिया है, और मनरेगा की वजह से पंजाब में मजदूर तक नहीं मिल रहे हैं लोगों को। तो मेरी इच्छा हुई कि क्या ये वास्तविक है, यह फील्ड में जाने पर भी ये क्या ये यही सच है, मिलता है? तो ये जानने की कोशिश में मैंने महाराजगंज, संत कबीर नगर और गोरखपुर के 7 जिलों में करीब 100 जो माइग्रेंट लेबर थे उनके बीच एक सर्वे किया, और उनको एक क्वेश्चनायर उनके लिए तैयार किया था, कुछ प्रश्न किया था जिससे उनको उसमें भरा गया। इसके अलावा इंटरव्यू सभी गांव में जाके मजदूर कैंप से किए गए थे। उसमें ऐसे मजदूर थे जो गुजरात में बंदरगाहों पर जाके जो जहाज़ तोड़ने का भी काम करते हैं, जो जो, जो काफ़ी खतरनाक काम होता है, जिसमें उनके शरीर में विषैले रसायन और गैसें उनके शरीर में चली जाती हैं, जिससे वो अगर वो कोई 5-10 साल उन जहाज़ों को तोड़ने का काम कर ले तो उसके बाद वो टीबी और दूसरे रोगों का शिकार हो जाता है, और फिर उसकी ज़िंदगी ज़्यादा दिन नहीं चलती है। तो ऐसे लोग थे। तो इसमें हम लोगों ने 5 गांव जो लिया था कि वो जो आती है वो होती है, और 2 ऐसे गांव थे जहाँ पे
फैक्ट्रियाँ थी, एक चीनी मिल था, एक डिस्टिलरी थी, लंबे 100 साल पुरानी डिस्टिलरी। और सरैया आप लोग सब लोग जानते हैं, जहाँ पर हमारी अमृता शेरगिल भी 4 साल रही थी, जिस वहाँ उनके जो बहुत मशहूर चित्र हैं वहाँ उन्होंने बनाए थे। ये 2 गांव थे। तो उसके कुछ जो निष्कर्ष निकले थे, उससे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो कमोबेश अभी भी हैं, और इससे पूरे माइग्रेशन को और श्रमिकों की स्थिति को समझने में मदद मिलती है। कि एक तो उस समय सबकी जो एवरेज कमाई थी, वो मैक्सिमम जो मजदूर जो बाहर कमा पा रहा था वो 4,000 रुपये महीने तक कमा पा रहा था, और न्यूनतम जो था वो 1,500 रुपये तक का था। यानी 1,500 से 4,000 के बीच ये लोग काम करने वहाँ पर बाहर पलायन कर रहे थे। जो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जो उनका आयु वर्ग क्या था मजदूरों का, और इस बार भी जितने मजदूरों से मैंने बात की, ये लगभग वही बात था कि जिसमें 50 ऐसे थे जो सिर्फ जिनकी आयु 25 से 35 वर्ष की थी, और 6% ऐसे मजदूर थे जिनकी आयु 20 वर्ष से भी कम थी, 16 साल, 17 साल, 18 साल। और जो बात किया, जो सीतामढ़ी के जो चार 7 मजदूर आए हैं, 20 साल के से कम उम्र के थे। जो महाराजगंज के मजदूर थे वो भी 20 साल से कम उम्र के थे। यानी जो उम्र उनकी पढ़ाई और लिखाई की होनी चाहिए, जिसमें वो जाके मुंबई और दूसरे जगह पर मजदूरी में 150, 300, 400 रुपये की दिहाड़ी में खट रहे हैं। तो एक तो बहुत कम उम्र पलायन, जो माइग्रेशन, उनकी आयु कम होती जा रही है। वो 20 से 25 साल की उम्र की वो जो आयु थी वो 17% थी। 14% ऐसे श्रमिक थे जो नहीं हुआ था। वो कमोबेश इस बार भी मैंने एक जनरल सर्वे कर रहा हूँ, बहुत साइंटिफिक तो इसको हो सकता है चैलेंज लोग करें, लेकिन एक जनरल एक समझने में आता है। एक उसमें एक सवाल था, बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, कि ये हम लोगों ने पूछा था कि उनको पलायन करने से क्या फ़र्क पड़ा उनकी ज़िंदगी में। वो यहाँ से गांव छोड़ के तो गए, अपने परिवार को छोड़ के गए, तो आखिर उनकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा। तो उसमें से 63% ने कहा कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, जैसे जैसे यहाँ थे वैसे ही वहाँ है। कुछ ज़रूर कुछ कमा ले रहे हैं, लेकिन वहाँ खाने में और ज़्यादा कुछ हमारी प्रगति नहीं हो पाई। 37% लोगों का जवाब था कि कुछ कुछ सुधार हुआ है। तो उसमें ये भी सवाल था कि आखिर ये कुछ सुधार कर रहे हैं तो आप उनकी स्थिति में उसका क्या सुधार हुआ। तो उनका ये कहना था कि 9% लोगों का ऐसा कहना था कि अब उन्हें कर्ज नहीं लेना पड़ता है। ये महत्वपूर्ण बात है कि उनका जो प्लान किया उन्होंने, उसका एक सबसे उनका फ़ायदा ये हुआ कि उनको कर्ज नहीं लेना पड़ता है। और इसमें कुछ सामाजिक सरोकार वाले भी सवाल थे, जो मैं उसको अभी बाद में रखूँगा। और 77% ऐसे लोग थे उसमें, ये 100 श्रमिकों की मैं बात कर रहा हूँ, सैंपल साइज बहुत छोटा है, लेकिन 77% ऐसे लोग थे जो पहली बार माइग्रेट किए थे। ये 2009 की मैं बात बता रहा हूँ, जब मनरेगा लागू हुए 3 साल हो चुके थे। और जो उन्होंने वहाँ पर बाहर जाके जो कमाई की, उससे क्या किस चीज़ में उनका खर्च हुआ, किस में वो पैसे गए, उसमें 28% ने बताया कि कर्ज चुकाने में खर्च हुआ उनका। ये हम सब जानते हैं कि पलायन का एक बड़ा कारण ये है कि जो श्रमिक परिवार हैं उनको अपनी ज़रूरत के लिए अपने गांव में जो कुछ बड़े लोग हैं जिन्होंने उन्हीं के श्रम के शोषण से पैसे बना लिए हैं, उनसे उनको कर्ज लेना पड़ता है। एक तंत्र पूरा विकसित हो गया है, और उस कर्ज को चुकाने का और कोई रास्ता नहीं बचता है कि वो बाहर जाएं और मजदूरी करें और अपना पेट काट के कुछ पैसा भेज के उसका कर्ज चुकाएं। तो 28% ये था कि जो उन्होंने कमाई बाहर से भेजी वो कर्ज चुकाने में चली गई। 33% इलाज में चली गई। ये एक बड़ा सवाल है कि जो 33% उन्होंने की कमाई थी वो इलाज में खर्च हुई, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य का जो पूरा ढांचा है वो सिर्फ एक जीडीपी का 1% खर्च करता है। और यूपी जैसे राज्य में एक व्यक्ति पर पूरे साल जो है वो सिर्फ 935 रुपये का खर्चा पड़ता है। जो सरकार और जो निजी प्राइवेट सेक्टर दोनों का खर्चा मिला दिया जाए तो सिर्फ 935 रुपया खर्चा होता है।
इसलिए लोगों को अपने जो पॉकेट खर्च होता है स्वास्थ्य पर, जो जेब खर्च जिसको कहते हैं, उसको बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो ये जो सर्वे था वो इसकी पुष्टि करता था कि 33% लोगों को इलाज में। और दूसरी इसी बात में मैं कह दूं कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में जो इंसेफ्लाइटिस और से जो बच्चों की मौत हुई है, जो इसको चमकी बुखार भी पिछले 6 दिन था वहाँ पे, सबसे ज़्यादा बच्चे जो मरे हैं इंसेफ्लाइटिस से वो सब प्रवासी श्रमिकों के बच्चे हैं। 80% से ज़्यादा स्वास्थ्य के ये खराब, हमारे जो स्वास्थ्य ढांचा है उसके ये शिकार हुए हैं, जिसके लिए सरकारों को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। ये मैं जितने भी आंकड़े 72 से इंसेफ्लाइटिस है उसके आंकड़ों से और बिहार के भी आंकड़ों से सिद्ध कर सकता हूँ कि। और उसमें एक महत्वपूर्ण सवाल ये था कि 39% जो जो कमाई उन लोगों की बाकी श्रमिकों की खर्च हुई वो उनके घरेलू खर्च में। घरेलू खर्च में क्या था कि जो घर के रोज राशन पानी के खर्च, की खेती में जो उनको लगाना पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई में। एक भी 100 में से एक भी ऐसा मजदूर नहीं मिला जिसने अपनी कमाई से बाहर जाके, जो 4 साल 5 साल 6 साल या जितना भी जाके काम किया हो, चाहे पहली बार गया हो, जितना, जिसने कोई जो सुख सुविधा वाली चीज़ हो, जिसमें कहते हैं टीवी, बाइक, फ्रिज, टेलीविज़न या कुछ ऐसा खरीदा हो, कोई ऐसा नहीं था। सिर्फ एक चीज़ कह सकते हैं कि मोबाइल। उस समय लोग मोबाइल श्रमिक इस्तेमाल कर रहे थे। आप उसको आप ज़रूरत का उस समय आप समझ लें या जो भी समझ लें, यानी कि ये अपने सुख सुविधा के लिए कोई नहीं, बस किसी तरह ज़िंदगी खिंच जाए। इस वो सारी कमाई जो सारी पूरी ज़िंदगी जो खटते हैं बाहर जाके, उसमें से इतना ही कर पाते हैं कि एक कर्ज चुका लेते हैं किसी तरह से, और कुछ इलाज में चला जाता है, और थोड़ा बहुत खेती बाड़ी और बच्चों की पढ़ाई में वो खर्च कर सकते हैं। उस दूसरा ये था कि एक जो बात मैंने शुरू में कही कि भूमिहीनता की स्थिति, क्योंकि मजदूरों के पलायन का सबसे बड़ा कारण है कि उनके पास भूमि नहीं है। 40% ऐसे लोग थे जिनके पास 50 डिसमिल से भी कम जमीन थी। 50 डिसमिल का मतलब आधा एकड़। और 44% ऐसे लोग थे जिनकी 50 डिसमिल से 1 एकड़ के बीच थी, और 16% ऐसे लोग थे जिनके पास 1 एकड़ से थोड़ा ज़्यादा था। ये भूमिहीनता की स्थिति है। और इसमें भी मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि ये लगातार इनके हाथ से ये ज़मीनें छिन रही हैं, क्योंकि इनकी कमाई और इनकी जो ज़रूरत है उसके बीच ज़मीन आसमान का अंतर है। इसलिए जो खेत जो थोड़ा बहुत था उनसे जैसे वो छिन जा रहा है, उनके पास नहीं बच रहा है। तो इसलिए जो बढ़ती जा रही है, और जो आंकड़े भी बताते हैं कि 80 के दशक से लेके और 2000 तक जो भूमिहीनता की दर थी वो 27% से ठीक डबल हो गई है, वो 40% से ज़्यादा हो गई है, अब तो कुछ और भी ज़्यादा हो गई है। अब इसी में एक तो हो रहा है कि ये भूमिहीनता बढ़ रही है, दूसरा इसी पर सवाल उठता है कि भूमि सुधार क्यों नहीं हुए। आज भी और दूसरे राज्यों में, खासकर बिहार यूपी का मेरे पास ज़्यादा अनुभव है कि लोगों के पास बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं और सैकड़ों एकड़ अभी भी उनके पास खेती बाड़ी है, और दूसरी तरफ ये लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। महाराजगंज जिले का जहाँ पर, और कुशीनगर और ये पश्चिम चंपारण से जिले से सटे जो जिन इलाकों की मैं चर्चा कर रहा हूँ कि सब सर्वाधिक उन मजदूरों से मेरी बात हुई, आज भी आप 100 150 एकड़ के बड़े बड़े फार्म हाउस आप जाके देख सकते हैं, बाकायदे तार से उसको घेरा हुआ और वहाँ पे है। कैसे बना हुआ है, जबकि जमींदारी सीलिंग एक्ट भी हमारे यहाँ लग चुका, कानून बन चुका है, इसके बावजूद इतने एकड़ जोत बो रहे हैं लोग, और भूमि सुधार नहीं हुआ। बिहार में जो बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट थी उसको नीतीश कुमार जी ने वो रिपोर्ट तो तैयार करवाया, उसको लागू नहीं किया। तो जब तक ये, अगर आप चाहते हैं कि ये श्रमिक का पलायन कम हो,
हाँ जी, ये अब ठीक है? क्या आवाज़ मेरी यार सुनाई दे रही है आप लोगों को? फ़ोन कुछ देर के लिए रुक गया था। आवाज़ आ रही है? जी, आ रही है ना? तो ये मैं ये कह रहा था कि एक खास उस सर्वे की बात थी, और वो आज भी वो लगभग सच है। बेकारी है, और प्राकृतिक आपदा है, और जो शहरीकरण है, और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि नहीं है, कृषि क्षेत्र में मजदूरों की भूमिका कम की जा रही है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात है प्लान में, जो उस सर्वे के दौरान मुझे बात समझ में आई, और उसके बाद निरंतर अगले 10 साल में जहाँ भी गया हूँ उससे बात आई है कि ये जो मजदूर हैं, उनको अपने जीवन में बेहतर करने की बहुत बड़ी आकांक्षा है। वो उसमें सवाल का उन्होंने जवाब दे दिया था कि जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, इसलिए वो बाहर जाना चाहते हैं। ये एक बड़ी बात तो हमको समझ में आई कि केवल ये सब तो जो उनके सामने मुश्किलें हैं वो तो हैं, लेकिन उनको लगता है कि वो बाहर जाएंगे तो थोड़ा बहुत बेहतर कर सकेंगे। और जो उस समय मुझे याद आ रहा है, उस गांव में जब मैं गया था तो दो मजदूर थे उसी दिन, वो जो 18 साल का एक लड़का महेश था, जो उसी दिन मुंबई जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो कह रहा था कि हम जा रहे हैं मजदूरी करने, और उसको देखकर एक सोनू नाम का लड़का था, तो वो कह रहा था कि इस साल हम भी चले जाएंगे। तो हमने कहा कि वो 5 महीने, जो महेश था वो 5 महीने होके लौटा था वापस। और तो मैंने कहा कि इस 5 महीने में आपने क्या बदलाव किया अपने घर में? तो कहा, आप मेरे कपड़े देखिए, मैं जीन्स पहन के लौटा हूँ, और ये जो शर्ट है ना वो पहली बार मुझे पहनने को मिली है, और अपने पिताजी के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी नए कपड़े लेकर आया हूँ। ये बदलाव है। ये इतना छोटा बदलाव भी जो हम लोग को मामूली लग सकता है, वो उनके लिए एक बड़ा बदलाव था, और जिसके लिए वो जाना चाहते हैं, बेहतरी करने के लिए जाना चाहते हैं, वो जा रहे हैं। ये एक मुझे समझ में आया। और इस बार भी जब आप देख जोड़ते हैं कि वहाँ जाकर कितना कमा ले रहे हैं, कितना घर भेज पा रहे हैं, कितना उनमें खर्च हो जा रहा है, तो कुछ ज़्यादा नहीं लगेगा। फिर बहुत सारे लोगों को सवाल आता है कि इतना कम के लिए क्यों जाते क्यों हैं? तो थोड़ा सा जो सीतामढ़ी के अभी जो मजदूर हैं जो गए थे उदयपुर, वो धर्मेंद्र धर्मेंद्र कापर, वो हमसे उन्होंने कहा कि वो इसलिए इस बार मछली पकड़ने पेंट पॉलिश करते थे, लेकिन इस बार वहाँ गए कि 9,000 रुपये इकट्ठे मिल रहा है, तो अगर 3 महीना वो इस बार काम कर लिया तो जो फूस की उनकी झोपड़ी है उसको इस बार वो थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। लेकिन लॉकडाउन में ये कि वो उनकी सारी कमाई जाती रही, उल्टे कर्ज लेके वो किसी तरह से वापस आए हैं। एक और उसी सर्वे के दौरान कुछ जो प्रवासी कामगार थे, उनकी पत्नियों से भी पत्नियों से भी हम लोगों ने कुछ इंटरव्यू किए थे, और उसमें 1 मिनट के लिए आप रुकेंगे क्या? बस डिस्टरबेंस हो रहा है, बस 1 मिनट। अरे मना कर दीजिए, नहीं लेना। तो ये सारे, तो ये ठीक है, अभी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? तो ये उनकी पत्नियों से भी हम लोगों ने कुछ बातचीत करने की कोशिश की थी। आ, तो उन और उनसे दो तीन सवालों पर उनका राय जानने की कोशिश करी थी कि आखिर वो, तो उसमें जो हमने ये पूछा था कि जब वो घर रहती हैं तो उनके साथ क्या क्या दुर्व्यवहार की घटनाएं होती हैं? तो उन्होंने उसमें से 16% ने जवाब नहीं दिया, वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। और 15% महिलाओं ने कहा कि हाँ, वो घर के अंदर, जब उनके पति बाहर रहते हैं और उनको काम करने के लिए बाहर निकलना पड़ता है, तो वो दुर्व्यवहार की शिकार होती हैं।
88% महिलाओं ने कहा था कि वो अकेला अकेला और असुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि उनके पति बाहर काम करने गए हैं। तो वो अपने को अकेलेपन और अवसाद की शिकार है। अवसाद शब्द का तो इस्तेमाल नहीं किया, अकेलेपन और असुरक्षा की बात कही। और अभी इस लॉकडाउन में मैं आपको बताऊं कि एक दूसरी बड़ी स्टोरी हो रही है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, जिसकी लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। कि मुझे कम से जगहों पर जानकारी मिली है कि 3 महिलाओं हैं जिनके पति फंसे हुए हैं। इस तरह से ये सिर्फ मऊ की बात बता रहा हूँ, और जगहों पर भी इस तरह से हुआ है, हुआ होगा तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो एक भयानक अवसाद में पहले भी रहती थी। और अब जब उनके पति बाहर फंसे हुए हैं लॉकडाउन में, उनका दुख है और अपना दुख है और अपने बच्चों का सब देख रेख करना पड़ता अकेले। तो इस दौरान वो ज़्यादा अवसाद में रहती थी वो। और उस जी जी, फिर डिस्टरबेंस हुआ है, माफ़ी चाहता हूँ। उसमें 53% था कि वो अपने पति के साथ जहाँ वो काम करते हैं वहाँ जाना चाहती हैं। लेकिन बाकी लोगों ने कहा कि वो जाने की इच्छा रखती हैं, लेकिन जानती हैं कि वो जाना जो है जाएंगी तो वो जो कमाई जो बच के थोड़ा बहुत घर आ पाती है वो नहीं बच पाएगी, क्योंकि इतना महंगा है खर्च करना, जो वो नहीं हो सकता। अभी जो एक कुशीनगर ज़िले का एक मुंबई में रहने वाला जो सब्जी विक्रेता है, उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई वो, और उसका शव भी अपने गांव नहीं आ सका। और उनका लंबा दाम्पत्य जीवन रहा है, करीब 30 साल से ऊपर का। मैंने उनसे, उनकी पत्नी से बातचीत की थी, जो उनकी स्टोरी भी मैंने वो रिपोर्ट किया था। उसमें उन्होंने कहा कि वो पूरे 30 साल के वैवाहिक जीवन में सिर्फ 6 दिन के लिए गई थी अपने पति के पास, और वो भी तब कि वो जो बीमार थी और यहाँ पर उनका इलाज नहीं हो पा रहा था। तो ये एक मुझे वो 10 साल पुराने का सर्वे, जब आज मैं जब श्रमिकों की बात कर रहा था, तो फिर से मुझे वो सारी चीज़ें याद आई कि ये सब हमारे जो एक बेपनाह जो दुख और दर्द है हमारे प्रवासी श्रमिकों का, उसको समझने में ये मदद देता है। और इन सारे सवालों का जब तक जवाब नहीं मिलेगा और इनको उठाया नहीं जाएगा गंभीरता से, तब तक उनके साथ जो हो रहा है इस समय उनको रोका नहीं जा सकता। तो ये एक छोटी सी बातचीत थी। मुझे मुझे लगता है कि अभी ये इसमें एक पहलू मैंने जानबूझ के छोड़ दिया है, कभी और मौका मिलेगा तो बात करेंगे। कि जो इंटरनेशनल माइग्रेशन है, जो अभी तो मैं अपने देश में जो इंटरनल माइग्रेशन है, एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक जनपद से दूसरे जनपद में, उसके बारे में मैंने ज़्यादा बातचीत करी, क्योंकि वही इस समय सबसे ज़्यादा प्रमुख है। और इतने हज़ारों मजदूरों का पैदल चलते हुए और साइकिल से चलते हुए और सड़कों पर मरते हुए देखना एक बड़ी, अपने भारत के इतिहास की एक बड़ी मानवीय त्रासदी को हम लोग देख रहे हैं। इसके बावजूद बहुत सारे लोग जो हैं जो टिप्पणियां कर रहे हैं, जिनको कुछ पता नहीं, उनको कभी उन्होंने गांव में जाके कभी मजदूरों का दुख दर्द नहीं देखा, जो मुंबई या दूसरे जगह पे जो मजदूर रहते हैं उनके बारे में कभी जानने की कोशिश नहीं की। तो ये सवाल, बेहुदा सवाल वो उठा रहे थे कि ये लोग क्यों जा रहे हैं, क्यों रुक जा रहे हैं। जब से शराब की दुकानें खुली हैं तो कुछ स्वनामधन्य पत्रकारों ने ये भी कहा कि देखिए ये ट्रेन का टिकट नहीं है और ये शराब की दुकानों पर भीड़ मची हुई है। इसमें कोई प्रवासी श्रमिक नहीं है, आप गांव से शहर तक कोई ऐसा श्रमिक आपको नहीं दिखेगा। और आप इस तरह से बेहुदा मजाक, आप वहाँ फंसे हुए हैं 1.5 महीना, आप नहीं जानते हैं उनके लिए हम एक एक पैसा जोड़ रहे हैं। उनके लिए 2 रुपया 30 पैसा, जो महाराजगंज का जो मजदूर गया था भिवंडी में 1 मीटर कपड़ा बुनता है, तो उसको 2 रुपया 30 पैसे मिलता है। इतना पैसा हम लोग आई पाई जोड़ रहे हैं उनकी कमाई को लेकर, और आप लोग सवाल उठाते हैं। और इसी दौर में यह भी हुआ है, कुछ ज़्यादा दिन का सवाल नहीं है कि अभी 1 हफ्ता 10 दिन भी नहीं हुआ, जब हमने सुना कि 50 देश के अमीर लोगों का जो है वो उनके 67,000 करोड़ से ज़्यादा वो जो उनके बकाए हैं उनके बट्टे खाते में डाल दिए गए। और देवेंद्र शर्मा जो कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, जिनको हम लोग पढ़ते हैं और सुनते रहते हैं, उन्होंने कभी लेक्चर में कहा था कि पिछले 1.5 दशक में जितना इस देश के अमीरों को बेल आउट पैकेज दिया गया है, जितना उनके टैक्स माफ़ किए गए हैं, जितना उनका कर्जा माफ़ किया गया है,
अगर उसको किसानों को दे दिया गया होता और कृषि क्षेत्र में उसको लगा दिया गया होता तो इस देश में गरीबी इतिहास बन गई होती, गरीबी मिट गई होती इस देश की। और वो लोग जो लोग इन्हीं मजदूरों के शोषण से और से कमा के उन्होंने संपदा अर्जित की है, वो ये सवाल उठाते हैं कि इनको आने की ज़रूरत ही क्या है। और आप जब वो ट्रेन चलती है तो ट्रेन को रद्द कर देते हैं। इस पर सारा हमारा पॉलिटिकल जो क्लास है वो चुप्पी साधे रहता है। और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं 500 रुपया देंगे, जिनके आने जाने में मजदूरों का 400 4 हज़ार 5 हज़ार खर्चा हुआ है, जो कर्जदार हो गए हैं, उनको 500 रुपये घोषणा के उनको बिहार सरकार की प्रेस रिलीज है, उसमें कहा जाता है कि गई है। तो ये एक मजाक और क्रूरता जो है दोनों एक साथ हमारे देशों के साथ इस देश की सत्ताएं एक साथ कर रही हैं। इसमें सब बराबर की भागीदारी, अच्छी रंग रूप की सरकार हो। और इसीलिए मुझे लगता है कि ठीक एक मांग उठाई गई है। आज कुछ संगठनों का भी मैं देख रहा था कि ये स्टेटमेंट आया है कि आप 7500 रुपया उनको देना चाहिए। CPIML ने तो 10,000 रुपया लॉकडाउन भत्ता देने की एकदम जेन्युइन मांग है, इसलिए कि इससे ज़्यादा इस दौरान उनकी कमाई तो छोड़ दीजिए, इससे ज़्यादा वो अपने घर लौटने में और वहाँ खाने पीने में उनका खर्च हुआ है, जिसको आपको सरकार को भरपाई करनी चाहिए। आप इसी दौर में, और ये देखिए आप इसी दौरान और कितना मजाक हो रहा है। आप जिस कर्नाटक सरकार कर रही है कि हम मजदूरों को ट्रेन उन्होंने निरस्त कर दिया और कहा जाने की ज़रूरत नहीं है। और दिल्ली में कल नोएडा के कुछ स्टोरी में देख रहा था कुछ उद्योगपतियों का कि वो भले उनको जेल भेज दिया जाए, लेकिन वो अप्रैल की मजदूरी नहीं दे पाएंगे। हमारे गोरखपुर में जो चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, उन्होंने अप्रैल महीने में चिट्ठी लिखकर सरकार को दे दी कि हम मार्च का तो हमने किसी तरह से दे दिया है, लेकिन हम अप्रैल की हम मजदूरी नहीं दे पाएंगे। और इस बारे में सरकार ने सिर्फ ये कहा कि ठीक है मजदूरी देना चाहिए, लेकिन क्या ये इंश्योर किया गया है कि उनको जो काम कर रहे थे मजदूर उनको अप्रैल की मजदूरी मिली है? नहीं मिल रही है, और आप इस पर बोल नहीं रहे हैं। तो ये एक चौतरफा, आप मजदूरों को उनको हाल पे छोड़ दिया, वो चलते हुए मर जाएं, कुछ भी हो जाए, आप उसके लिए कुछ करने वाले नहीं हैं। लेकिन इसी दौर में कुछ उम्मीद की बातें भी हैं, जिनकी तरफ मैं इस बात करके जो श्रमिकों से ही हमें उम्मीद जग रही हैं। और उनके जो हिम्मत है, जो उनका साहस है, आप कोई साहस कर सकता है क्या कि 1700 किलोमीटर पैदल चलने की बात सोचे, या 1500 किलोमीटर साइकिल से या ठेला पर लोगों को बैठाए हुए चलने की बात सोचे? सोच भी नहीं सकता। इस देश के हमारे श्रमिक ही, जिनको उन्होंने अपने मेहनत पर उनको अटूट भरोसा है, वही इस बात को सोच सकते हैं। दूसरा, ये जो गोरख पांडे की जो कविता है कि गरीब ही हुई है गरीब के सहाय, इस पूरे दौरान जो श्रमिकों का अपने घर लौटना है, उसके पूरे आप उनके उनके उनसे बातचीत करके उनके कहानियों को सुने तो उनको सबसे गरीब लोगों ने ही उनको रास्ते में मदद की है, एक दूसरे की लोगों ने मदद की है अपने साथ चलते हुए। और जो इस देश का जो प्रभु वर्ग है, उन्होंने कोई मदद नहीं किया। वो सबसे ज़्यादा उन्हीं गरीब, जो गरीब ही हुई हैं गरीब के सहाय, एक गरीब ने ही गरीब की सहायता की है। और आखिरी बात करके कि इस दौर में भी, जो कोरोना महामारी में भी, जो लोग हिंदू मुसलमान की रट लगाए हुए हैं और जो इस काम को कर रहे हैं, उनको मजदूर, एक महाराजगंज के एक श्रमिक ने ही बहुत करारा जवाब दिया है। वही जो जिनका जिक्र मैं बार बार कर रहा था कि रमेश गौड़, जो कि मुंबई के भिवंडी से लौट रहे थे साइकिल, और उनके साथ उन्हीं के गांव के उनके मित्र जो मुस्लिम मजदूर थे वो भी थे। और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर उनके जो दोस्त थे, उनकी तबीयत खराब हो गई और वो साइकिल से खड़े होने के बाद वो लड़खड़ा गए, फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। और जो रमेश हैं वो वहाँ उनको छोड़ के नहीं आए, वो पूरे दौरान उनके साथ हॉस्पिटल में रहे। हॉस्पिटल से जब उनको नहीं बचाया जा सका तो वहीं पर उन स्थानीय जो लोग थे उनके सहयोग से उन्होंने उनका अंतिम अंत्येष्टि की। और ये पूरा इस दौरान उनके घर के लोगों से बातचीत करते रहे। उनका एक भाई जो इस समय विदेश में मजदूरी करने गया है, उससे मोबाइल पे बातचीत करी और उसने जैसा जैसा कहा
वो वहाँ पर उन्होंने उनकी अंत्येष्टि की। और जो साइकिल उन्होंने खरीदी थी 4200 रुपये में, वो साइकिल जो उन्होंने उन्हें दफन किया था, उनके मजदूर दफन करने वाले को दे दिया। और दो अपनी साइकिल से वो फिर चलते हुए अपने गांव पहुंचे हैं। आज फेसबुक लाइव के ठीक पहले मेरी उनसे बातचीत हो रही थी, तो मैंने पूछा कि इस दौर में जब हिंदू मुसलमान का पूरे चारों तरफ हल्ला हो रहा है, और आपको ये नहीं लगा कि आप एक मुस्लिम मजदूर की मदद क्यों करने रहे? कहना कि हम लोग दोनों लोग वहाँ जो भिवंडी है, एक ही गांव के थे, भिवंडी में एक साथ बैठते थे, खाते थे। अब जब ऐसे मुश्किल वक्त में जब उनका उनकी जान नहीं बची, तो मैं उनको कैसे छोड़ सकता था? मैं अब भी, जब भी कभी भी ऐसा और भी मौका आएगा, इनको हिंदू मुसलमान करना हो करें, लेकिन हम मजदूर जो हैं वो हम एक दूसरे के भाई हैं, उनको उनको मदद करना चाहिए। और आगे भी जब वक्त पड़ेगा तो हम, तो ये उम्मीद जगाने वाली बात है कि लाख ये लोग सत्ता और उनके द्वारा जो प्रायोजित और जो मीडिया है और उनके बड़े बड़े स्वनाम धन्य जो पत्रकार हैं, इस दौर में भी जब मजदूरों की स्थिति को देखकर आँख जो प्रेमचंद ने और उन्होंने और बहुत सारे लोगों ने, भगत सिंह ने जो लिखा था कि जब ये देखता हूँ तो जो हृदय है जो रक्त के आंसू रोता है। तो ये जो देखकर उनके जो रक्त के आंसू बह रहे हैं, उसके जगह ये जो हिंदू मुसलमान करने वाले अट्टहास भर रहे हैं, उनका ये मजदूर ही जवाब देंगे आने वाले समय में। और विभूषण जी के लेख को याद करते हुए जो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने लिखा था कि मजदूर कभी पीछे नहीं हटा है, ना हारा है, वो हमेशा आगे ही बढ़ता जाएगा। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में एक दो बार कुछ डिस्टरबेंस हुई, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातचीत पसंद आई होगी। आगे फिर से हम लोग ज़रूर इस जब तक लॉकडाउन होगा तब तक इस तरह से हम लोग डिजिटल संवाद करते रहेंगे। और एक बतौर पत्रकार की तरह, जिसके बारे में प्रेमचंद ने कहा था कि जनसाधारण जो है उसकी पैरोकारी करना, जो शासित लोग हैं उनकी पैरोकारी करना, उनका वकील बनना ही एक पत्रकार का काम है। वो जो पत्रकार इस दौर में भी बहुत सारे पत्रकार ये भूमिका निभा रहे हैं, उनको मैं हूँ। और हम लोग इस अपनी भूमिका को, इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत सलाम साथियों, नमस्कार।